अब आप खुद सोचिए, जब आजादी के इतने वर्षों तक भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज रहे, महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज रहे और आजाद भारत का सबसे बड़ा गवर्नर जनरल का पद भी अंग्रेजों के पास ही था, तो फिर यह कहना कहां तक प्रासंगिक होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों से आजादी छीन कर ली थी, संघर्ष करके ली थी। यह तो एक एग्रीमेंट जैसा दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि आजादी के समय ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के बीच कई ऐसे समझौते हुए थे जो लिखित नहीं थे लेकिन समझने के लिए थे, और इन समझौतों में भारत की उस आजादी का उल्लेख था जो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर से निकली थी। उदाहरण के लिए इनमें से एक समझौता यह था कि भारत में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 इसके बाद भी काम करती रहेगी और भारत का अपना खुफिया विभाग भी उसे कई मामलों में मदद भी करेगा और रिपोर्ट भी करेगा। आजादी के 24 वर्षों बाद तक, यानी वर्ष 1971 तक, भारत में ब्रिटेन की MI5 खुफिया एजेंसी का दफ्तर मौजूद था और इस समझौते को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। एक और बड़ी बात देखिए, आजादी के समय, अब आप सोचिए 1000 वर्षों के बाद भारत आजाद हो रहा है। लगभग 200 वर्षों में अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत आजाद हो रहा है। भारत ने अपना पहला प्रधानमंत्री चुन लिया है। आज आजादी का दिन है। उस दिन जो भाषण होगा वो कैसा होना चाहिए, लोग क्या सुनना चाहते हैं? तो सोचिए, आजादी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण भी अंग्रेजी में दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद करते हैं। जबकि भारत में उस समय सिर्फ 0.1% लोग ही ऐसे थे जो अंग्रेजी समझते थे, अंग्रेजी बोलना, समझना या पढ़ना जानते थे। 0.1% लोग थे भारत में जो अंग्रेजी बोलना जानते थे, समझते थे अंग्रेजी को, और बाकी देश के 99.9% लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। यानी भारत के 99.9% लोग पंडित नेहरू के इस भाषण को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन पंडित नेहरू ने आजाद भारत का पहला भाषण अंग्रेजी भाषा में ही दिया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि यह भाषण किसके लिए था? क्या भारत में रहने वाले लोगों के लिए था जिनमें 99.9% लोग अंग्रेजी समझते नहीं? क्या उनके लिए भाषण दिया गया था, या यह भाषण अंग्रेजों के लिए दिया गया था, या यह भाषण पश्चिमी दुनिया के लिए दिया गया था, पश्चिम की मीडिया के लिए दिया गया था, अंग्रेजों के लिए दिया गया था, अंग्रेजी सरकार के लिए दिया गया था? किसके लिए था यह भाषण? यानी आज जब आप भारत की आजादी से जुड़े इस इतिहास की विवेचना करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों पर भारत को आजाद करने के लिए असली दबाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डाला था, असली दबाव शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने डाला था, असली दबाव चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने डाला था। लेकिन हमने उनकी शहादत को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं लिया। उन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी, लेकिन हम उसका ठीक से भारत की आजादी में उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को हमें और ज्यादा सम्मान देना चाहिए था। क्रांतिकारी भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। यह याद रखिए आप तिथि, 1931 में। हमें आजादी मिली 1947 में। चंद्रशेखर आजाद ने भी वर्ष 1931 में ही आजाद भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और क्रांतिकारियों की इन शहादत ने उस समय भारत के बच्चे बच्चे को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद कर दिया था। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा तब महात्मा गांधी के खिलाफ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी से सिर्फ 18 दिन पहले 5 मार्च को तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता कर लिया था। लेकिन इस समझौते में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भगत सिंह की फांसी टालने के लिए कोई शर्त नहीं रखी, जबकि वो स्थिति में थे कि वो ये शर्त रख सकते थे। वो स्थिति में थे कि वो भगत सिंह की माफ करवा सकते थे, भगत सिंह की फांसी को माफ करवा सकते थे, लेकिन भगत सिंह को बचाया नहीं जा सका। और देश के लोग तब बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे, और इस क्रोध की आग में जल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। और इस बात से तब महात्मा गांधी के प्रति लोगों में इतना रोष पैदा हुआ कि 26 मार्च 1931 को जब महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्हें शहीद भगत सिंह के पिता को अपने साथ खड़े रखना पड़ा, अपने साथ रखना पड़ा, ताकि लोग उनका विरोध न करें
लोगों को यह लगे कि भगत सिंह का परिवार महात्मा गांधी के साथ है, जबकि लोग बहुत नाराज थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि अगर बंटवारे के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते और पाकिस्तान भी नहीं बनता। I'll fight the British. I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. आज आपको ये ऐतिहासिक तथ्य बताने का हमारा मकसद ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के असली नायक थे और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते जिसके कि वो पूरे हकदार थे तो आज इस देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि 1947 में हमने आज़ादी तो ली लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं ली। हमें अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग होते तो हम अपनी शर्तों पर पूरे अधिकार के साथ इस आज़ादी को लेते। एक और पॉइंट ये भी है कि अगर हमने उस समय ठीक से सही नीतियों पर काम किया होता तो हम 1947 से पहले ही आज़ाद हो सकते थे। कई बार ऐसे मौके आए जब देश में इतना रोष था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब इतना दबाव बढ़ चुका था कि हम आज़ादी को ले सकते थे, छीन सकते थे अंग्रेज़ों से। लेकिन उस समय जैसा कि हम जानते हैं, हम अंग्रेज़ों को अक्सर ये दोष देते रहते हैं कि अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते थे। उन्होंने हमारे देश के नेताओं को बांट दिया, पार्टियों को बांट दिया। हमारे देश में जो अलग अलग लोग थे उन्हें अलग अलग धड़ों में बांटा और फिर हम पर राज किया। लेकिन हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते कि बंटने वाला कौन था। बंटने वाले तो हम ही थे। अंग्रेज़ तो बांटना चाहते थे लेकिन हम क्यों बटे? हमारे नेता क्यों आपस में बट गए? हमारे नेता क्यों आपस में एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए? हमारे नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो इतनी ज्यादा थीं कि अंग्रेजों को इतनी आसानी हुई उन्हें बांटने में। इसलिए ये बात सही है कि अंग्रेजों को हम अक्सर दोष देते हैं कि उन्होंने हमारे देश को बांट दिया, हमारे लोगों को बांट दिया। लेकिन बंटने वाले लोग भी इसी देश के थे और बंटने वाले नेता भी इसी देश के थे। और क्योंकि हम एक साथ एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में नहीं काम कर पाए, हमारे नेता एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं चल पाए, इसीलिए जो आज़ादी हमें कई वर्षों पहले मिल जानी चाहिए थी वो आज़ादी हमें आखिर में कहीं जाकर 1947 को मिली। और किन शर्तों के साथ मिली वो मैं आपको आज बता चुका हूं। इसके बारे में सोचिएगा। बहुत सारे लोगों को ये बात खराब लगेगी और उन्हें लगेगा कि ये तो हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, हमें तो कुछ और पढ़ाया गया है। वो स्कूल में, कॉलेज में जो उन्हें बात पढ़ाई गई हैं वापस उन्हीं की दुहाई देंगे। लेकिन अगर आप ठीक से जाकर रिसर्च करेंगे और इन बातों को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में कहानी कुछ और है और ये कहानी आपको कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में बताई नहीं गई, सुनाई नहीं गई।